रिक्वेस्ट एडुकेयर पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला अभी हम देखेंगे। इसमें स्वर, व्यंजन, इसके प्रकार और इसको ध्वनि, कैसे ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कहाँ से कंठ, कौन से शब्द, कौन से वर्ण कंठ के होते हैं, कौन से जिह्वा के होते हैं, कौन से ओष्ठ के होते हैं, कौन से दंत के होते हैं। तो ये चीजें अभी हम देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है वर्णमाला का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला है क्या? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। अब वर्ण क्या होते हैं? देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, और ध्वनि में भी वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जैसे अ, आ, का, खा, ऐसे करके जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं, ये सब क्या हैं? वर्ण हैं। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण। और वर्ण जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? शब्द का। और कई शब्द जब व्यवस्थित क्रम में इकट्ठे होते हैं, लिखे जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन अर्थ के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे अगर लिख दिया जाए आ, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन यही वर्ण मिल जाए और एक शब्द का निर्माण करे, तो क्या हो जाएगा? वो अर्थ निकालेगा। वो शब्द जो है उसका कुछ न कुछ अर्थ रहेगा, है ना। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है, और हिंदी व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जब हृदय से श्वास निकलती है, और श्वास के दौरान जब कोई ध्वनि हमारे कंठ से कंपित होकर निकलती है, तो बिना किसी बाधा के निकले हुए ध्वनि वो स्वर कहलाते हैं। साधारण शब्द में हम कहेंगे वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में निर्बाधता होती है, जिनके उच्चारण में किसी तरह की बाधा नहीं आती है। या तो इसे हम सिंपल कह सकते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे अगर का बोल रहे हैं तो का में आ आएगा, है ना। जो अंतिम ध्वनि होगी वो आ की रहेगी। तो का में आ रहा है। तो ऐसे सारे के सारे व्यंजन हैं। अब यहां पर जो स्वर है, स्वर में किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल स्वर हैं, मतलब कि जो परंपरागत रूप से स्वर लिखे जाते हैं, जिनकी संख्या जो है वो सिर्फ कुल मिलाकर 13 है। आ, ई, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, फिर अन और आहा। इनको भी जोड़ लिया जाएगा तो ये 13 हो जाएंगे। एक री छूट रहा है ना, ये ऋषि वाला री। इनकी संख्या कुल मिलाकर 13 हो जाएगी। लेकिन अगर उच्चारण की बात की जाए तो उच्चारण में स्वर की संख्या 10 बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 है। कौन कौन से? छोटा, फिर बड़ा, ई, बड़ी, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है। और ये जो री है ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ये तत्सम रूप है ना। इसका जो प्रयोग करते हैं, जैसे गृह, तो गा में जो रकार लगाए हैं वो ये वाला है ना। कृपा लिख रहे हैं जैसे, तो का में जो रकार लगा है वो, ये जो रकार है वो ऋषि वाला ही है ना। ऋषि शब्द ही इसमें जो ये जो री है ये स्वयं जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत रूप से स्वर प्रयोग किया जाता है उसी का री है ये, है ना। तो कुल मिलाकर स्वर की संख्या 10 हो गई। परंपरा की दृष्टि से कितने हो गए? 13 हो गई। सबको मिलाकर आहा और अन को और री को मिलाकर 13 हो जाएगी। ठीक। फिर है उच्चारण के आधार पर
स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मतलब कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और ज्यादा बड़ा। कैसे? जब ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें जब हम उच्चारण करते हैं तब कम मात्रा लगती है और हमारा जो वायु है वो भी कम लगता है, ठीक है। या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। और री और री ये संस्कृत में गिने जाते हैं। तो किसी किसी किताब में आपको 5 मिल जाएगा, किसी किसी में 3 मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये आपके ह्रस्व स्वर होंगे। संस्कृत में री और री भी जोड़ लेंगे। फिर है दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 8 होती है। इसमें जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 8 है। तो ये है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री दोनों में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, री दोनों में, ह्रस्व में भी है और दीर्घ में भी है। ए, ओ, औ, ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया। फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर जिनमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, तो यहां पर ये जो राम है इसमें एस जैसे ये चिन्ह बना है ना, ये आ है, ठीक है। इसे हम प्लुत स्वर बोलेंगे। ये जब नाटक है, नाटक वगैरह में या फिर संवाद जब हम डायलॉग डिलीवर करते हैं तब वहां पर प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। राम, है ना, तो आ बीच में आ रहा है ना, रा और मा के बीच आ का जो ध्वनि उच्चारण हो रहा है वही प्लुत स्वर है जो देर तक होता है। ओम, ठीक है। फिर है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अन और आहा, इन्हें ना तो स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है ना ही व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? फिर इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको ना ही व्यंजन के साथ ना ही स्वर के साथ गिना जाता है, इसीलिए इसे अयोगवाह। इनका योग नहीं होता है, ना स्वर के साथ योग होता है ना व्यंजन के साथ योग होता है। और इनकी संख्या 2 है। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है, अन और आहा। इसको अनुनासिक भी बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, अनुनासिक व विसर्ग। तो ये हो जाता है अयोगवाह। अब उच्चारण के स्थान की बात करते हैं। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर के उच्चारण करते समय कहां से कौन सी स्वर का उच्चारण होता है? देखिए यहां पर एक चित्र है, तो ये नाक है, ठीक, ये होस्ट है, होठ, ठीक, और होठ के अंदर यहाँ पर जीभ है, जीवा, और ये यहाँ पर दंत हैं, दांत हैं, ठीक है, और ये कंठ है। मतलब कि ये कंठ हो गया। और तालु क्या होता है? तालु जीभ के ठीक ऊपर वाला हिस्सा, मतलब ऊपरी वाले दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तालु है। और मूर्धया उसके तालु के ठीक आगे वाला जो हिस्सा होता है वो मूर्धया होता है। तो जो आ है, छोटा और बड़ा, वो किस में आ जाएंगे? कंठ में। कैसे? जब आ और आ बोलते हैं तो कंठ से ध्वनि निकलती है, ठीक है। ई और ई बोलते हैं, छोटी और बड़ी जब आप बोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि तालु की आवश्यकता हो रही है। मतलब कि जो आपकी जीभ है वो किसको स्पर्श कर रहा है? तालु को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है ना। ऊ और ऊ बोल रहे हैं तो ओष्ठ मतलब कि जो ओंठ है उनका सहारा लिया जा रहा है। री जब बोल रहे हैं तो मूर्धा, ध्यान दीजिए, फिर बोलिए री ये बोल रहे हैं तो तालु के ठीक आगे का जो हिस्सा है मूर्धा, वो री जब उच्चारित करते हैं तब इसका उपयोग होता है। ए और ए, ये कंठ और तालु दोनों में इसका उच्चारण होता है। ए, तो ये कंठ से हमारी ध्वनि निकलती है ना। ओ और औ कहां से आता है? कंठ और ओष्ठ। ओ औ, कंठ का भी सहारा लिया जा रहा है, ओष्ठ का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर उच्चारण के स्थान है। इस तरह से हमारा ये जो स्वर है ये समाप्त होता है। बाकी जो वर्णमाला में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने आएंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है
तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।